चलिए तो स्टार्ट किया जाए नया चैप्टर। तो अब हम नया चैप्टर देखेंगे, ग्रेविटेशन ना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन, अदरवाइज दो क्वेश्चन, ठीक है। फिक्स है इससे आने। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कंसंट्रेट होके समझिएगा और सिंपल भी है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ग्रेविटेशन आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हमें न्यूटन ने बताया कि अगर दो मास हैं, एक m1 है और दूसरा कौन है, m2 है ना, और थोड़ी दूरी पे रखे हुए, ठीक है। तो क्या होता है, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है। न्यूटन ने क्या बताया, जब दो मास आसपास रखे हों तो क्या होता है, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन ने सबसे पहली बात बताई इससे रिलेटेड कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का, पहली बात, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी बात इससे रिलेटेड। दूसरी बात ये, हम वर्क पावर एनर्जी में हमने देखा है इस चीज को कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का। तो ये कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जब ये कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कराएगा, क्या कराएगा, वर्क कराएगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कैसे, उस चीज को फील के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा बढ़िया से। यहां पे एक मास है, ठीक है, यहां पे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन क्या है, 2 है, ठीक है। तो 1 से 2 आने के कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे सीधा चला है, हो सकता है यहां से ऐसे आए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पे, ये चीज मैं मैकेनिक्स में कई बार पढ़ा चुका हूं, अब डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बस हमें यहां पे समझना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। देखते हैं कैसे। जब कोई ब्लॉक ऐसे इंक्लाइन पे रखा हो और ये एंगल अगर थीटा होता है तो इसको जो फोर्स खींचता है उस फोर्स का नाम होता है mg साइन थीटा। कितना होता है, mg साइन थीटा। और ये मान लेते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितने के बराबर है, L के बराबर। कितने के बराबर, L के बराबर। तो आपने पढ़ा होगा वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेस। इस डॉट का मतलब वेक्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि दोनों किस में हो, एक लाइन में हो। दोनों किस में हो, एक लाइन में। तो अगर आप देखोगे ये पार्टिकल जब यहां से यहां चल के आता है तो फोर्स कितने के बराबर है, mg साइन थीटा के बराबर। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L, और इसी लाइन में है, जो फोर्स की लाइन है उसी लाइन में ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये क्या हो गया, वर्क। कहां से कहां, 1 से 2 लेके आ गए। अब देखिएगा इसी मास को, इसी ब्लॉक को इधर से लाइए, इस रास्ते से लाइए, ठीक है। तो जब इस रास्ते से लाएंगे तो इस पे सीधा सीधा फोर्स कितना लगेगा, mg। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितने के बराबर, h के बराबर। कितने के बराबर, h के बराबर। अब आप समझिएगा ये पोजीशन 1 है, ये वाली मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं, 3। तो अब आप देखिएगा 1 से 3 कितना वर्क हुआ,
1 से 3 आप बताइएगा वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस में होने चाहिए, एक लाइन में। तो फोर्स कितना है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है h। ब्लॉक यहां पहुंचाएगा तीसरी पोजीशन पे तो कितना हो जाएगा mgh के बराबर ना। अब यहां से आगे देखिए, अब 3 से किधर आएंगे, ब्लॉक यहां पहुंच चुका है, ये ब्लॉक यहां पे आ चुका है ना, और mg अभी भी किधर लग रहा है, नीचे। mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। समझ आ रही ना बात, ब्लॉक यहां तक पहुंच गया 1 से 3। अब 3 से कहां आएंगे 2, 3 से 2 आएंगे। अब देखिए वर्क कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इधर आ रहा है ना अब, ठीक है। तो अब आप देखिए वर्क किसे कहते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने पे होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एक लाइन। फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो कितना डिग्री एंगल 90। तो जब 90 होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो। वर्क क्या होगा, जीरो। तो मतलब इस रास्ते से यहां लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। तो यहां से यहां पहुंचाए, वर्क कितना लगा mgh के बराबर। कितने के बराबर, mgh के बराबर, जब इस रास्ते से आए। और जब इस रास्ते से आए तो वर्क इतना लगा। अब ध्यान से देखिए, जिसको जिसको वेक्टर आता है बढ़िया से, और वेक्टर मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। इस वाली एक्सिस को मान लो x एक्सिस और इस वाली को मान लो y एक्सिस। क्या मान लो, y एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला वेक्टर कितना है l और ये एंगल कितना है थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, l cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना कहलाता है, l sin थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा l sin थीटा, और ये जो l sin थीटा है वो कितने के बराबर है, h के बराबर। तो l sin थीटा कितने के बराबर हो गया, h के बराबर। तो देखिए जितना वर्क इधर से आने में है उतना वर्क इधर से भी आने में है, सेम वर्क है ना। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों, क्योंकि चाहे इधर से आइए और चाहे इधर से आइए, वर्क क्या होगा, सेम, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा फोर्स जो क्या कराए, वर्क कराए, और वो वर्क रास्ते पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हो गया, इरेज कर दूं। चलिए अब देखिए तीसरी चीज इससे रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड तीसरी चीज समझिएगा बहुत ही कंसंट्रेट होकर के। ये m1 मास था और ये कौन था, m2 था। ठीक है, और ये m1 वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये m2 वाला m1 को अपनी तरफ खींच। ठीक है, अब थर्ड चीज देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक और नाम दिया जाता है इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स बोला जाता है, इंटरनल फोर्स। क्या बोला जाता है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्यों बोलते हैं, देखिए कैसे समझने की कोशिश करिएगा। इस पूरे को मान लेते हैं क्या चीज, सिस्टम। इसको क्या मान लेते हैं, सिस्टम। ये बहुत फेमस वर्ड है सिस्टम, है कि नहीं। ये क्या हो गया आपका सिस्टम। तो अगर ये पूरा क्या है हमारा सिस्टम है, तो एक चीज आप देखिए, ये मास इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है और ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ये फोर्स सिस्टम के अंदर का है ना, कहां का है, सिस्टम के अंदर का। तो अगर सिस्टम के अंदर का फोर्स है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। और एक प्रॉपर्टी देखिएगा, इस इंटरनल फोर्स की वजह से क्या चीज होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों मास पहले अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, हमने ला करके यहां पे सेट कर दिया। क्या कर दिया, सेट कर दिया, यहां पे रख दिया। यहां पे जब दोनों मासेस को रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, पूरा सिस्टम है तो सिस्टम के पास एक मास होता है जिसका नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। जहां पे पूरे सेंटर का पूरे सिस्टम का क्या होता है, मास कंसंट्रेटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब आप एक चीज बहुत ही केयरफुली समझिएगा, रुक जाओ लिखना मत, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा आपका क्या है, सिस्टम। ठीक है, ये वाली चीज क्या है आपके सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास। क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से सुनना, जब ये वाला मास इसको खींचेगा तो इस पार्टिकल के पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। जब ये वाला मास इस पे फोर्स लगाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगी,
वेलोसिटी। तो इन दो पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ सकती है, सिस्टम के पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ सकती है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये क्लासरूम जो है, ये बस है, बस खड़ी है, इसके अंदर हम लोग हैं आपस में, मैंने आपको धक्का दे दिया, आपने मुझे धक्का दे दिया, तो हम सिस्टम के पार्टिकल हैं, हम आपस में चल सकते हैं, लेकिन हमारे एक दूसरे को धक्का देने से बस थोड़ी चलेगी, क्योंकि ये हरकतें जो हो रही है वो बस के अंदर हो रही। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। अगर हम इस बस को चलाना चाहते या किसी बस को हम चलाना चाहते तो हमें फोर्स कहां से लगाना पड़ेगा? कहां से लगाना पड़ेगा फोर्स को? कहां से लगाना पड़ेगा? बाहर से। तो बाहर से जब आप फोर्स लगाओगे, मान लेते हैं इस बस का सेंटर ऑफ मास यहां पे था, तो इस बस का सेंटर ऑफ मास चलने लगेगा कि नहीं चलने? तो सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट कराने का, एक्सीलरेट कराना मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज कराना। अच्छा, पहले ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस पे था? सेंटर ऑफ मास किस पे था? रेस्ट पे था। दोनों मास को रखा, ये सेंटर ऑफ मास था, इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे। अब ये दोनों पार्टिकल चलने लगे, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल चल सकते हैं, इनकी स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कैसी रहेगी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने से पहले थी, पहले भी कैसा था सिस्टम? रेस्ट पे। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा तब भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए कैसा चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन नहीं आ सकता। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो होगा। कैसा होगा? जीरो होगा। रीजन क्या है? सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम के पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। समझ आ रहे? अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं समझाऊं। जैसे मान लेते हैं ये दो पार्टिकल थे, दोनों अलग अलग थे, और दोनों चलते हुए ऐसे रख दिया हमने, इसकी स्पीड इधर की थी और इसकी स्पीड इधर की थी, दोनों की एक ही डायरेक्शन में। तो अब आप देखिए, इसको क्या मान लीजिए? सिस्टम मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सिस्टम मान लीजिए। मान लिया सिस्टम। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहां कहीं होगा, ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। अच्छा, दोनों पार्टिकल चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में ना, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की मान लेते हैं वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास की है वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है इनिशियली। कितना है? 5 मीटर पर। अब दोनों पार्टिकल को पास पास रखा तो क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज होगी, इसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी किस में होगी? रेस्ट में। अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी है तो वही फाइनली भी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा। समझ आ रहे? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहे? चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नीट का एक PYQ कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल जो था वो M1 था, ठीक है, और ये वाला जो दूसरा वाला पार्टिकल था वो M2 था। समझ आ रही ना? इसका मास मान लेते हैं कितना है? 2 kg, और इसका मास कितना मान लेते हैं? 4 kg। कितना मान लेते हैं? 4 kg। अब इसको ला के रखा पास में, ठीक है, जैसे ही पास में ला के रखेंगे इस पे क्या लगने लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस पे ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा और क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक मास दूसरे मास को क्या करना शुरू कर दिए? खींचना शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा। सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली किस में है? तो फाइनली भी किस में रहेगा?
रेस्ट में। अब क्या होगा, जब एक मास दूसरे मास को खींचने लगा तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी। मान लेते हैं बढ़ करके इसकी स्पीड कितना है किसी टाइम पर, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 नहीं 5 मीटर पर सेकेंड ले लो। कितना मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। किसी टाइम पे कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ सकता है उसी टाइम इस वाले मास की वेलोसिटी बताइए कितना होगी। अगर पूछ देता है तो इस क्वेश्चन को जानते हैं कैसे करेंगे। एक फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। अच्छा, इनिशियली सेंटर ऑफ मास किसमें था, रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ये दोनों का मास m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 4 2 6। अच्छा, m1 कितना है 2, m2 वेलोसिटी कितना है, m1 कितना है 2 और v1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 4 और v2 आप छोड़ दीजिए, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 v2, इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा 4 v2, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी और ये कितने के बराबर होगी -2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आए? तो इन दोनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ सकती है सिस्टम के पार्टिकल, लेकिन सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी किस में होगा, रेस्ट में होगा। क्लियर है ये बात? तो बस इसकी क्लियरिटी के लिए ये न्यूमेरिकल करा दिया। और इसके बाद आप देखिएगा एक PYQ नीट का, और कोई भी पेन नहीं चलाएगा, ऐसे ही ओरली पढ़ करके आंसर देना। ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा? बस उसी बात पे एक न्यूमेरिकल देखिएगा। हो गया, लिख चुके ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पढ़ के। क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट, 2 पार्टिकल हैं, दोनों किस पे हैं इनिशियली, रेस्ट पे, ये m1 और ये m2। अब कह रहा है मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। अब क्या कहता है, अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल अट्रैक्शन, इंटरनल अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इफ देयर स्पीड आर v, एक की स्पीड कितना है v और दूसरे की कितना है 2v, एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर, किसी टाइम पर एक की कितना है v और दूसरे की कितना है 2v, देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, कितना होगी, यहां पे पढ़ो, इनिशियली किस पे था, 2 पार्टिकल सिस्टम, रेस्ट पे था, तो इनिशियली रेस्ट पे था और यहां पे इसका क्या था, सेंटर ऑफ, यहां पे क्या था, सेंटर ऑफ मास था, यहां पे सेंटर ऑफ मास था। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली किस में था, रेस्ट में, तो फाइनली भी क्या होगा, रेस्ट में। तो कौन सा सही हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। देखिए कितने हल्के क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए होती है। समझ पाए ना, इनिशियली पूरा सिस्टम किस में था, तो सेंटर ऑफ मास भी किस में था, रेस्ट में। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक की वेलोसिटी v और दूसरे की कितना 2v, तो पार्टिकल तो चल सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं कराता। ठीक, चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ना, न्यूटन ने क्या बोला कि अगर 2 मास हैं, एक का मास कितना है m1 और दूसरे का मास कितना है m2, और दोनों कितनी दूरी पर रखे हो, r दूरी पे, तो एक मास दूसरे मास को जो खींचता है, वो जो फोर्स की वैल्यू होगी, जिस फोर्स से खींचता है, वो किस फार्मूले से निकलेगी,
जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसी से निकलेगी। m1 क्या है, पहला वाला मास, m2 क्या है, दूसरा वाला मास, और ये क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। समझ आ रही ना? तो कह रहा है इस फोर्स से एक मास दूसरे मास को खींचता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है, चाहे इसमें से कोई भी भारी या हल्का कुछ भी हो, जितने से ये इसको खींचेगा उतने से ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। समझ आ रही ना बात? ये किसने बताया, न्यूटन ने। अब इसमें ये जो जी है वो है क्या, ये जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी होता है। अच्छा, इसको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है? ऐसा ही फार्मूला हमें इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है। किसके अंदर पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट में। उसमें क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, Q1 और Q2 होते हैं, और इसके बीच की दूरी r हो तो फोर्स का फार्मूला होता है कूलाम फोर्स का K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो K है ये कूलाम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो कूलाम कांस्टेंट है ना, कूलाम कांस्टेंट, अगर बीच में कोई मीडियम आ जाए, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, तो मीडियम की वजह से ये कूलाम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, कूलाम कांस्टेंट की वजह से ये कूलाम फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, अगर इसके इन दो मासेस के बीच में क्या आ जाए, कोई भी मीडियम आ जाए, इसकी जी की वैल्यू पे कोई फर्क, जी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अच्छा एक बात बताओ, अगर मीडियम इफेक्ट करता जी की वैल्यू पे, जितने, अगर यहां से मैं नीचे तुम्हें गिराऊं तब भी उतने से गिरोगे, जितना छत के ऊपर जाकर के गिराऊं उतने से गिरोगे। बीच में छत आने से जी की वैल्यू पे कोई फर्क, समझ पा रहे हो ना? तो जी की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जिसकी वजह से फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। समझ आया? ये फर्क होता है इस वाले से और इस वाले में फर्क, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, यहां पे एक चीज आती है, जी की वैल्यू कितना होती है, जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। एक बात और आएगी फिर, यूनिट अगर जानना है तो जी को छोड़ दो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर इधर आएगा आर स्क्वायर, तो आर की क्या होती है, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगी इधर है। अच्छा ये मास मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर ना। इसको कर लीजिए, फिर इस पे एक ताजा क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से इसको समझते हैं, ठीक। मैं खुद रुका था। चलो इस क्वेश्चन को देखो, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r सेंटर टू सेंटर। दो स्फीयर है जिनकी रेडियस कितना है, इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली समझिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दो स्फीयर है और दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। कैसे हैं, आइडेंटिकल, एक साइज के, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसी है, कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगी बताइए, 2r, कितने के बराबर होगी, 2r। अब आगे कह रहा है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम डिपेंड्स ऑन रेडियस। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का रेडियस के साथ रिलेशन कैसा होगा, किसके साथ, रेडियस के साथ। अब जनरली लड़का कुछ नहीं देखेगा, ऐसे सोचेगा F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई कितना, आर स्क्वायर। आर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, इसकी जगह पे रखोगे तो आपके हिसाब से ऊपर जाएगा ये, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी है, डी वाला सही होगा। कैसे, अरे भैया 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर आर स्क्वायर ही तो आएगा ना,
तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? सी, और गलत हो जाएगा आपका आंसर। समझ आ रही ना बात? रीजन क्या है समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान से सुनना, यहीं से देखेंगे। लेकिन एक बात आप समझ आती है कि ये जो फार्मूला है ना न्यूटन ने जो दिया है, ये वाला जो फार्मूला है ना Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट मास के लिए, इसके लिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पॉइंट मास नहीं बल्कि किसके लिए? बॉडी के लिए। किसके लिए? बॉडी के लिए। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट मास अभी तक क्लियर कर लेना, पॉइंट मास होता क्या है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को फील करने के लिए। एक मिनट इधर देखो, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट मास मतलब क्या होता है? अगर कोई 1 kg मास है तो भी एक पॉइंट के अंदर उसका मास होगा। अगर कोई चीज है 2 kg की, जैसे ये 1 kg है एक पॉइंट मास, और ये कितने का है? 2 kg का ना, और इसी पॉइंट के अंदर 3 kg भी रह सकता है ना। तो कहने का सेंस ये है, ये जो पॉइंट मास होता है वो होता कितना बड़ा है? पॉइंट साइज का। कितने साइज का? और उसके अंदर मास 1 kg भी रह सकता है, 2 kg भी रह सकता है, 3 kg भी रह सकता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो पॉइंट मास होता है वो रेडियस से कोई लेना देना, यही हुआ ना मतलब। अरे भाई 1 kg का भी वही साइज है, 2 kg का भी वही साइज है, और 3 kg का भी क्या है? नहीं समझ आ रहा है? मास बढ़ भी रहा है, साइज क्या है? वही है। तो इसका मतलब मास साइज या रेडियस पर डिपेंड। अब अगला स्टेप सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, एक कोई ऐसे बॉडी लीजिए ना, मिट्टी की बनी हुई है, और इस पे और लेयर चढ़ा दीजिए उसी मिट्टी की, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका मास क्या होगा बताइए? तो मास इस वक्त किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज या रेडियस पे। तो बॉडी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉडी का मास किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे स्फीयर है ना, उस पे और मिट्टी लगाते जाओ, मिट्टी का बना हुआ स्फीयर और लगाते जाओ, तो उसका मास भी बढ़ता जाएगा और रेडियस भी। तो मास और रेडियस एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो इस वाले फार्मूले में देखना, ये जो न्यूटन ने दिया था Gm1m2, वो किसके लिए था? पार्टिकल के लिए। इसको बदलेंगे किसके लिए? बॉडी के लिए। देखिएगा कैसे। F इज इक्वल टू क्या होता है? Gm1m2 बाई क्या होता है? आर स्क्वायर ना। अच्छा एक बात बताओ, दोनों का मास कैसा है? आइडेंटिकल, तो कितना हो जाएगा? Gm² बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला स्टेप सुनिएगा। एक बॉडी के लिए फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा बचपने में, रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। पढ़ा है? रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम। और अगर बॉडी स्फेरिकल है, कैसी है? स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब। कितने के बराबर होता है? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है यार स्फीयर के लिए? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए मास किस पे डिपेंड कर रहा है? बदल दिया ना मास को। और अगर यही पॉइंट मास के लिए होता तब पॉइंट के पास वॉल्यूम होता? नहीं होता। समझ पा रहे हो ना? पॉइंट मास के लिए वॉल्यूम नहीं होता वॉल्यूम का। तो ये किसके लिए फार्मूला होता है? बॉडी के लिए। किसके लिए होता है? बॉडी के लिए। अब आप देखिए, इसको यहां पे रख दीजिए, जी, और मास की जगह पे कितना हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इतने का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये मास की जगह पे रख दिया ना, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितने के बराबर है बताइए? 2 आर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर ना। अब इतनी चीज मुझे देखिएगा, इसमें किसका ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन किससे पूछा है? किससे पूछा है बताइए? रेडियस से ना। तो मैं रेडियस को छोड़ करके बाकी सब चीजों को क्या ले लेता हूं? कांस्टेंट। तो यहां पे देखो, आर की पावर कितना है बताइए? आर की पावर कितना आएगी? पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो आर की पावर कितना हो जाएगी? 6। और यहां पे आर की पावर कितना हो जाएगी? स्क्वायर। तो कट जाएगा तो कितना बचेगा? आर की पावर 4। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही। समझ आई बात?
क्लियर रहेगा ना? और वैसे किस पे टिक कर देते आप? ये वाला सी वाला गलत था। समझ आ रही ना? अगर ये दोनों पॉइंट मास होते तब सही कौन सा हो जाता? तब सी वाला सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो मासेस हैं ना, और दोनों कैसे मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। अच्छा, जिनको ये बात पता है, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया है। एक बात मैंने पढ़ाई थी, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत हो। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब जिसका छूटा हुआ है वो ध्यान देगा इस बात का। जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल था ना, ऐसे। अच्छा, अगर इसको मौका मिलता तो ये किधर जाता? न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से चल रहा है तो चलता जाएगा ना। अब इसको जाना इधर था, एक फोर्स ने क्या किया, इसके रास्ते को घुमा दिया, ऐसे कर दिया। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई चीज अब इस रास्ते पे चल रही है तो चलती जाएगी, फिर एक फोर्स ने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, फिर उसके बाद चल रही है तो चलती जाएगी, एक फोर्स ने इसको क्या कर दिया, घुमा दी। तो इससे पता चलता है ये कैसा मोशन है, कैसा मोशन है। तो सर्कुलर मोशन का काम क्या होता है, ध्यान से फील करिएगा। बॉडी को जाना किस रास्ते से था, इस रास्ते से। इसको खींच के कौन ले आता है सर्किल पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन खींच के लाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सीलरेशन का फार्मूला बताया था। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितने के बराबर होता है? v² अपॉन r के बराबर। तो सेंट्रीपिटल का काम क्या है? सीधी चल के जाने वाली चीज को कहां पे ले आता है, खींच करके। तो हमेशा ये किस तरफ लगता है फोर्स? सेंटर। अब देखो यहां पे जब पार्टिकल पहुंचा, ऐसे सीधा जाना चाहता है, इसको खींच के कौन लाएगा? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल का काम क्या है? सर्कुलर मोशन मेंटेन कराना। क्या कराना? अब आप देखिए, जब एक मास यहां सामने होगा, एक मास यहां पे सामने होगा ना, तो अब ये बताओ, एक मास दूसरे मास को क्या कोशिश करेगा? खींचने की। अच्छा, ये पाथ कैसा है? सर्कुलर। अच्छा, दोनों फोर्स किस तरफ लग रहे हैं बताइए? सेंटर की तरफ लग रहे हैं ना। और जब ये मास घूम करके इधर आएगा तो ये मास घूम करके किधर आ जाएगा? इधर। अभी भी किस तरफ लग रहा है फोर्स? अच्छा, ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? किसका काम कर रहा है? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इन दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे किसका काम कर रहा है बताइए? किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रही ना बात? लगातार सेंटर की तरफ काम कर रहा है ना, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक बात बताओ ध्यान से, ये दो मासेस हैं, अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो इनके बीच की ये दूरी कितने के बराबर होगी? 2r। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? अच्छा, दोनों मासेस कैसे हैं? इक्वल है। तो फार्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? G m1 m2 दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? m² डिवाइड बाई क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस कितने के बराबर है? 2r का, दोनों के बीच की दूरी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितने के बराबर? v² बाई r। ये क्या चीज है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? फोर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? m ना। क्या हो जाएगा? m। अच्छा, m कट जाएगा कि नहीं? एक m कट जाएगा ना।
अच्छा वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, जी एम आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, तो एक आर कट जाएगा, कितना बचेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई 4r। बस आंसर हो गया। कौन सा सही होगा, सी वाला। समझ गए ना? एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ दें, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछता, टाइम पीरियड पूछता है इसी क्वेश्चन में, टाइम पीरियड क्या होता है बताइए, टाइम ना, टाइम एक चक्कर में टाइम ना, एक चक्कर में टाइम, टाइम इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड तो आप निकाल ही लिए, स्पीड कितना है अंडर रूट जी एम बाई 4r, ये हो गया। अच्छा डिस्टेंस कितना होगी एक चक्कर, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक चक्कर में जो टाइम लगे, तो एक चक्कर कितने के बराबर होता है 2 पाई, आ गया आंसर टाइम पीरियड का। और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा ये 4 का आंसर कितना होगा बताइए, 4 का रूट कितना होगा, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर, सॉल्व कर सकते हो और आगे भी, ठीक है कर लो इसको, अगर टाइम पीरियड पूछा होता तो भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद क्लास खत्म। ये था क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो हमने किए मैग्नीट्यूड बेसिस पे किए, किस बेसिस पे, और कहाँ सारे किए, 2 ही किए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो हेडिंग डालिएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ना वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। एक साल इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझिएगा इसको बढ़िया, ठीक है। अगर एक मास m1 है और दूसरा मास कितना है m2 है ना, तो एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अब वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, तो देखिए ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा और इस फोर्स का नाम क्या होगा 1 2, और ये वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, F12 मतलब होगा फोर्स एट 1 बाई 2, ये मतलब होगा फोर्स एट 1, मतलब 1 को कौन खींच रहा है, 2 खींच रहा है, और ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा F21, और इसको कैसे लिखोगे, फोर्स एट 2 बाई 1 ना, समझ आ रही हो, किस पे 2 पे कौन लगा रहा है 1 लगा। अगर इसका हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाली चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं आपको F12 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, F12 वेक्टर कैलकुलेट करना ना। मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके आप, क्या होता है जी m1 m2 अपॉन, यही था ना, जी m1 m2 अपॉन क्या होता था, यही होता था ना। मैग्नीट्यूड तो हम पढ़ चुके हैं ना, मैग्नीट्यूड निकालना। अब क्या बच रहा है, क्या बच रहा है यार, एक वेक्टर के पास क्या चीज होती है, 2 चीज ना, मैग्नीट्यूड और, अब देखिए डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है, डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन के लिए एक जुगाड़ कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना। डायरेक्शन के लिए एक चीज आप समझो, डायरेक्शन कैसे बताते हैं? यूनिट वेक्टर से बताते हैं। किससे बताते हैं? एक बात मुझे बताइएगा, अगर आपके पास ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन दी हुई है ईस्ट, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1, 15 की जगह पे कितना हो जाएगा? 1, और इसमें यूनिट नहीं होती और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट ना। ये किसका यूनिट वेक्टर है? वेलोसिटी का। ऐसे ही मान लेते हैं एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 न्यूटन और डायरेक्शन दिया हुआ है वेस्ट, तो इसका यूनिट वेक्टर बोलिए आप। एफ कैप इज इक्वल टू कितना होगा? 1, और डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। ये यूनिट वेक्टर किसका कहलाएगा? फोर्स का। अच्छा एक बात बताओ, अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या चीज अच्छा, एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे? नहीं ना। और साथ साथ में क्या लगा हुआ है? डायरेक्शन पता चल जाएगी ना। तो अब आप देखिए, मैं एक यूनिट वेक्टर यहां पे लिख रहा हूं, आपको कुछ फील आ रहा है? 1 से ये एरो जो है 2 और ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है? किधर? 1 से किस तरफ? 2 की तरफ। तो यूनिट वेक्टर ऐसा होगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? 1 से किस तरफ? 2 की तरफ। तो देखिए 1 से 2 की तरफ है कि नहीं? ये फोर्स F12 हो तो गया वेक्टर फॉर्म। अगर गलती से किसी ने ऐसे लिख दिया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर और यहां पे लगा दिया R 2 से 1, क्या लगा दिया? 2 से 1, और यहां पे लिखा हुआ है F12 वेक्टर, तो आप ये बताइए ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? 2 से किधर? तो ये 2 है ना, 2 से किधर बता रहा है? 1, और 1 2 किधर है? इधर ना। तो अब आपको क्या लगाना चाहिए? क्या लगा देना चाहिए यहां पे? माइनस। माइनस लगाओगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, फिर सेम हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? अरे भाई ये 2 से 1 बता रहा है ना डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो 2 से 1 इधर होगा ना, और 1 से 2 फोर्स 1 से 2 है ना इधर की तरफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, और दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। अब सही माना जाएगा ये। समझ आ रहा? ऐसे इसको देखिए, F21 अगर लिखना हो, F21, तो ये कितने के बराबर होगा बताइए? अगर यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? G m1 m2 बाई कितना? R स्क्वायर, और अगर यहां पे R 1 से 2 लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है बताइए? यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? और अगर ऐसे लिख देता हूं F21 वेक्टर इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर, तो यहां पे ऐसे लिख देता हूं R 2 से 1, तो ये क्या होगा? सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो ना? देखो F21 की डायरेक्शन इधर है और ये R2 से किस तरफ है? 1 कैप। ये डायरेक्शन किधर बता रहा है? 2 से किधर? 1। तो सही तो है। क्लियर रहेगा ना? ये वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। हो गया? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर। ठीक है, आखिरी हो गया ना? लिख चुके? चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं कैसे करना होगा। अगर आ गया, मान लेते हैं ये मास m1 है और ये दूसरा मास कितना है? m2 है ना। एक मिनट ध्यान से, इधर से ये m1 हो गया और ये कितना हो गया? m2, और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, -1, 3, और यहाँ पे दिया हुआ है 1, -1, -1, ये दिया हुआ है। समझ आ रही ना बात? यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे -2 ले लो, -2 दिया हुआ, ये इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है। समझ आ रही ना बात? अब मान लेते हैं एक मास दूसरे मास को जो खींच रहा है वो फोर्स हमें सीधा सीधा दे दिया है। F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड दे दिया 10 न्यूटन। कितना दे दिया?
अच्छा ये कहां से कैलकुलेट हुआ होगा, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से, यहां से आ गया 10 न्यूटन। अब आपसे बोला कि आप ये बताइए ये जो F12 वेक्टर है, 12 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में बताइए फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो इतना है, फोर्स कितना होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिख लोगे आप, F12 और यहां पे वेक्टर लगा लोगे। अच्छा किसी वेक्टर के पास क्या चीज होती है, दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होती है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 10, लिख लिया। अच्छा डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखोगे बताइए, यहां पे आर किधर की तरफ एरो, 1 से किधर की तरफ 2 ना, और यहां पे क्या हो जाएगा कैप। अब जिसने जिसने हमसे वेक्टर पढ़ा है उसको एकदम क्लियर पता होगा, अगर नहीं याद है तो देखिएगा। अगर ए कैप चाहिए तो ए कैप निकलता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, ऐसे निकलता है। और अगर आपको बी कैप चाहिए तो बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे आपको क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए, आर 1 से किधर, आर 1 से कौन सा वेक्टर 2 कैप चाहिए ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर 1 से 2 वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 से 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना, इस हिसाब से लिख उठा। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 से 2 है ना, तो फाइनल कौन है 2, इनिशियल कौन है 1, तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से सुनिएगा, R2 कौन सा है, ये पोजीशन, और R1 कौन सी है, ये पोजीशन। तो आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। अब देखो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है और ये कौन है z, तो 1 में से कितना घटाओगे 1, ये फाइनल है और ये क्या है, समझ पा रहे हो ना। तो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 i कैप, 0 i कैप। फिर उसके बाद अब इसको देखो, ये y वाला है, y वाले में से y वाले को घटाओगे तो 1 में से -1 करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 2j कैप। और फिर इसके बाद इसमें -2 में से किसको घटाओगे, -3, तो कितना हो जाएगा -5k कैप। अच्छा इसी का ये तो मैग्नीट्यूड है ना नीचे वाला, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई के साथ जो लगा हुआ उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लगा हुआ उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो लगा हुआ उसका स्क्वायर, कितना आएगा बताइए, √29। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ये कितना हो जाएगा, यही तो है ना ये R12 कैप, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 0 i कैप, लिखने की जरूरत नहीं है, 2j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात। अगर F21 निकालना, आप निकाल करके लाइएगा घर से, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर F21 पूछता तब तो मैग्नीट्यूड कितना होता 10, और यहां पे कौन सा लगता R, किधर की तरफ डायरेक्शन 2 से 1 ये लगता, तो यहां पे कितना हो जाता बताइए 2 से 1, यहां पे क्या हो जाता 1 - 2 होता। समझ आ रही है। तो इस बार फाइनल कौन होता बताइए 1, और इनिशियल कौन होता ये। पिछली बार किसमें हुआ, इसमें से इसको माइनस किया ना, अब क्या होगा इसमें से इसको माइनस करना, बस आंसर आ जाएगा। कर ले जाओगे ना, करके बताइएगा इसको, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है, इससे आगे देखेंगे कल, ठीक है।